गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल 19 आपको बताया था, दैट इज़ अ लिबर्टी। तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता की बात में, दैट इज़ अ फ्रीडम। आर्टिकल 19 के बहुत सारे क्लॉजेज में लिबर्टी की बात है, स्वतंत्रता की बात है, एंड देयर आफ्टर उसमें बड़े सारे लिमिटेशन हैं। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, अगर आर्टिकल 19 की लिबर्टी की बात करें, तो पहला, इसका मतलब पहला, एवरी सिटीजन, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है। एवरी सिटीजन कैन एंजॉय लिबर्टी। एवरी सिटीजन कैन एंजॉय फ्रीडम, एवरी सिटीजन कैन एंजॉय लिबर्टी। ये बात हमने बता दिया था, और लिबर्टी अनेक प्रकार की है। और आर्टिकल 19, अगर आप पूछोगे कि सर अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, एमपी राजस्थान में होना इलेक्शन, क्योंकि अभी देखो एमपी राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, वी आर होल्डिंग इलेक्शंस इन डिफरेंट स्टेट। तो आप कहोगे सर क्या ये इलेक्शन कराना ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है? इसका उत्तर है नो। इलेक्शन जरूरी है, बट इलेक्शन इज ए मीन्स, इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? आज़ादी। इसलिए आपको हम बताएं दोस्तों, लोकतंत्र में स्वतंत्रता सबसे फंडामेंटल है। यानी सच मान लो, लिबर्टी के बिना कोई डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो स्वाभाविक तौर पे नॉन डेमोक्रेटिक देशों में हो जाते हैं। इलेक्शन कई बार गैर लोकतांत्रिक देशों में हो जाते हैं, लेकिन ये खास बात होती है डेमोक्रेसी की कि हम इलेक्शन करवाते हैं, उसके साथ लिबर्टी लोगों को देते हैं। लेकिन आप जानते हो एब्सोल्यूट लिबर्टी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी हमें मिल जाए तो हमारा पड़ोसी भी है। लिबर्टी में वी आर नॉट अलाउड टू हार्मिंग द सेम लिबर्टी ऑफ अदर। इसका मतलब है लिबर्टी में हमें ये आज़ादी नहीं कि हम दूसरे की आज़ादी को भंग करें। तो हमें लिबर्टी में आज़ादी है, जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसे मर्जी हेयर स्टाइल रखें। लेकिन हमें दूसरे की समान लिबर्टी में अगर हम बाधा उत्पन्न करेंगे तो दैट इज नोन एज अ हार्म प्रिंसिपल। ये नुकसान का नियम है, ये इसे कहते हैं हार्म प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत। तो वाई हार्म प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम लिबर्टी पे लिमिटेशन रखेंगे, लिबर्टी पे सीमाएं लगाई जाएंगी, लिबर्टी पर अंकुश लगाया जाएगा। और आप जानते हो दोस्तों, ये अंकुश सीमा लगाना बड़ा जरूरी है। लिबर्टी मस्ट बी अंडर लिमिटेशन। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी का विचार तो है नहीं। अब सवाल है कि लिबर्टी में लिमिटेशन ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लगा रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू 6 ये लिमिटेशन है, और बाकायदा क्लॉज आर्टिकल 19A2F ये बाकायदा लिबर्टी है। तो हमारे एक तरफ लिबर्टी है क्लॉज ए से क्लॉज जी तक, और दूसरी तरफ हमारे पास लिमिटेशन है। अब आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशन है उसी की बेस पे क्या किया है? पार्लियामेंट ने बड़े सारे लॉ बनाए हैं। अब आपको याद दिला दें, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बात लिख दिया जाए कि लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है किस आधार पे? पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी, ये लिमिटेशन है। फ्रेंडली रिलेशन विथ द नेशन स्टेट, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे लिमिटेशन हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से क्लॉज 2 6 तक दिए गए हैं। लेकिन इस लिमिटेशन को जमीन पर लाने के लिए पार्लियामेंट्री एक्ट की जरूरत पड़ती है। वी नीड अ पार्लियामेंट्री एक्ट। तो संसद ने इसीलिए तमाम अधिनियम बना रखे हैं, दर मल्टीपल पार्लियामेंट्री एक्ट। हमारे यहाँ तमाम ऐसे पार्लियामेंट्री एक्ट हैं जो इस लिमिटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिफर्स अबाउट द फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कह दिया गया है कि ये लिमिटेशन लगेगा, लेकिन सच मानो ये सारे लिमिटेशन लगे हुए हैं पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा।
और कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा है, कुछ इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये सारे लिमिटेशन है। इसलिए आप देखते हो कि हमारे यहाँ तो आईपीसी, दर इज है इंडियन भारतीय दंड संहिता, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता का भी नाम दिया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड। अब ये चेंज हो रहा है। इंडियन पिनल कोड में अब देखो ये बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन है, इस लिमिटेशन, इस लिबर्टी की लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अब देखोगे कि इसी बेस पे क्या होता है कि अगर पुलिस जब भी चाहे तब असेंबली हमें रोक सकती है। लिमिटेशन क्या है? मान लो कि हम दीपावली पे पटाखे फोड़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट लिमिट कर देती है कि नहीं, पटाखा नहीं फोड़ना है, 10 बजे के बाद नहीं फोड़ना है। ये लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन हमेशा स्टेट लगाता है। पार्लियामेंट्री एक्ट भी तो स्टेट का पार्ट है, और इंडियन पिनल कोड में है लिमिटेशन है कि जो गवर्नमेंट जब चाहेगी तब देखो कह देगी कि देयर शैल बी नो असेंबली ऑफ 5 और मोर देन 5 पीपल। तो अब जिसको कई बार ना धारा 144 लगा दी गई है, सेक्शन 144 आईपीसी का है। ये लिमिटेशन लिबर्टी पे 5 लोग एक साथ नहीं घूम सकते। और आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, हम तो कॉलेज में बिना लोगों के साथ कैसे घूम पाएंगे? तो ये गवर्नमेंट के पास हमेशा, स्टेट के पास हमेशा पावर होता है, कोई लिमिट करे लिबर्टी को, लिमिटेशन लगा दे लिबर्टी के लिए। और फिर आप देखोगे कि हमारे यहाँ तमाम, जैसे आप देखोगे कि राहुल गांधी देशद्रोह का भी कानून, सेडिशन आईपीसी में है। यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आईपीसी का क्लॉज सेक्शन 124A जहाँ देशद्रोह की बात है हम वहाँ नहीं बोल सकते। सेक्शन 499 हम किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं कर सकते। इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन किसी को गाली देने के राइट हमारे पास नहीं है। किसी को हेट स्पीच का मतलब सांप्रदायिक दंगा फैलाने का अधिकार नहीं है। दैट इज लिमिटेशन। तो लिमिटेशन तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इस तरीके से लिमिटेशन पहला लगाया कॉन्स्टिट्यूशन ने। इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन को जमीन पे कैसे लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन को जमीन कैसे लाया जाए, इस बात को कैसे हम बात करते हैं कि फिर हमने संसदीय अधिनियम बना दिया। फिर हमारे पास इंडियन पिनल कोड है। इंडियन पिनल कोड में आप देखो सेक्शन 124A, देन सेक्शन 499। तो बड़े सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे हम लिबर्टी को लिमिट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगहों पे जैसे सरकार क्या करती है, इंटरनेट को ही बंद कर देती है। अब इंटरनेट को बंद कर दिया, इसका मतलब फ़ोन आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सरकार फिल्मों का सेंसर करती है, देखो। और इसीलिए कई बच्चे कहते हैं कि सर हॉलीवुड की फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। मैंने गांव के बच्चे से पूछा, अगर भाई तुम हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो तो तुम्हें समझ क्या रहा है? उन्होंने कहा सर समझना क्या है, तो देखना है केवल। कमाल की बात है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड क्यों है? अगर ये लिमिटेशन हमारे पास ना होता, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 2 ऑफ 6 ना होता, तो लिबर्टी को लिमिट करने के लिए इंडियन पिनल कोड खत्म हो जाते कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपको बात याद होगी, संविधान सबसे बड़ा दस्तावेज है इस देश के शासन का। तो अगर संविधान में ये क्लॉज न लिखा होता, जहाँ पे लिखा गया है कि हम संप्रभुता के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे, सॉवरेंटी, पब्लिक ऑर्डर, अपराध को बढ़ावा देने के आधार पे, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, इन आधारों पे हम लिबर्टी को लिमिट करेंगे। अगर ये ना होता तो यकीन मानो हमारे यहाँ एब्सोल्यूट लिबर्टी होती, जैसे यूएस में है। यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये खास बात है। यूएस में संविधान में कोई लिमिटेशन लिबर्टी पे नहीं है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि दुनिया के हर देश में कोई ना कोई लिमिटेशन पाया जाता है। वहां पे पुलिस लिमिटेशन लगा देते, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन नहीं लगाता। अब जरा सोच के देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है फंडामेंटल राइट, लिबर्टी। और आपको ये भी याद होगा फंडामेंटल राइट की फीचर क्या है कि विच इज अ फंडामेंटल, स्टेट कैन नॉट डिनाई द फंडामेंटल राइट्स। वो तो फंडामेंटल राइट कभी खत्म नहीं करेगा, लिमिटेशन लगा देगा। तो सवाल है, जब स्टेट को ही लिमिटेशन लगाना है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, पुलिस तो कभी भी कह देगी आना जाना मना है, कभी भी इंटरनेट शट डाउन कर देगी। तो सवाल है कि जब हमने लिमिटेशन लगाया तो
एक्सेस तो नहीं हो गया। यानी लिमिटेशन लगाया क्यों जाता है, वाई लिमिटेशन, आखिर में संविधान निर्माताओं ने लिमिटेशन क्यों लगाया, आज़ादी पर ही लिमिटेशन क्यों लगा, क्योंकि नो बडी शुड मिस यूज लिबर्टी। ये लिमिटेशन क्यों लगाई जाती है, जिससे कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो। नो बडी शुड मिस यूज द लिबर्टी। मिस यूज ऑफ लिबर्टी इज नॉट परमिटेड, तो इसलिए लिमिटेशन में लगा दिया। या हमने ये लिमिटेशन क्यों लगाया, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा क्या होगा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो रुकेगा ही रुकेगा, इसके द्वारा दूसरे को हानि नहीं पहुंचेगी। हानि, हार्म प्रिंसिपल, हानि न पहुंचे, दूसरे को हानि न पहुंचे। क्योंकि अगर कोई एक आदमी सो रहा है और हमने अचानक दीपावली पे एक बजे रात पटाखा फोड़ दिया, वी आर हार्मिंग अदर्स। अगर पटाखा फोड़ा भी इतना साउंड वाला पटाखा ना हो दूसरे की नींद डिस्टर्ब हो जाए, कि वी आर हैविंग राइट ऑफ सेलिब्रेशन, तो भाई आज़ादी मनाए, खूब सेलिब्रेट करें, लेकिन दूसरे की नींद चैन का ये भी ध्यान रखे। ये खास बात हो जाती है लिबर्टी में। तो लिमिटेशन इससे लगाया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, लिमिटेशन लगाए कौन, स्टेट। तो लिमिटेशन इज इम्पोज बाय स्टेट। अब सवाल है कि लिमिटेशन इसलिए लगाया जाता है कि दूसरे को खतरा ना पहुंचे। लिमिटेशन इसलिए लगाया जाता है कि वो दूसरे पर समस्या न पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड डिनाइंग लिबर्टी। ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेशन लगाने के बहाने स्वतंत्रता ही छीन लिया जाए। लिमिटेशन लगाने के बहाने कोई स्वतंत्रता समाप्त कर दे, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग द लिबर्टी एंड डिनाइंग द लिबर्टी। भाई कल के लिए कोई स्वतंत्रता ही समाप्त कर दे। कई बार ये फासला समझ में नहीं आता कि सरकार स्वतंत्रता को मिसयूज को रोकना चाहती है, या कई बार हो सकता है कि स्वतंत्रता के नाम पर सरकार के विरोध को ही रोकना चाहती है। इन लिमिटेशन का पर्पज क्या है, जिससे संप्रभुता रहे। लिमिटेशन का पर्पज क्या है, लोक व्यवस्था भंग ना हो। लिमिटेशन का पर्पज क्या है, आतंकवाद ना हो जाए, ये लिमिटेशन का पर्पज है। लिमिटेशन का पर्पज ये तो नहीं है, लिमिटेशन का पर्पज ये तो नहीं है आज़ादी छीन ली जाए, अभी बड़ा मुश्किल होता है। इसे कई बार होता है कि लिमिटेशन के नाम पे आज सरकार आज़ादी छीनने का प्रयास करती है। समस्या कहाँ पर आती है, डिनाइंग लिबर्टी का मतलब क्या है, न केवल यानी सरकार की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज सप्रेस्ड, सरकार की आलोचना छीन ली जाए, सरकार की आलोचना करने के विरुद्ध दंड दे दिया जाए। कई बार तो आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ कई बार जर्नलिस्ट की हत्या हो जाती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट की मर्डर हो जाता है। क्यों, वो सच बोलना चाहता है, वो सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहता है, राइट इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, कि भाई ये तो अधिकार हमें है। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना लेना भी आर्टिकल 19 का राइट है। अब हमें इतने अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट का राइट है, धरना का राइट है, प्रदर्शन का राइट है। इसलिए कई बार क्या करती है सरकार, जब आलोचना को सप्रेस कर दे, सरकार जब विपक्षी दल के ऊपर हमला करना शुरू कर दे, तभी तो आप देखते हो दोस्तों, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है। तो समझ लो ये लोकतंत्र का खात्मा जैसा है। और हम तो इस बात को भी याद कर सकते हैं, ये हमेशा हो रहा है दोस्तों, किसी सरकार की बात नहीं, हमें पार्टी लाइन पे डिवाइड नहीं होना है। मैं एक किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत की बात है 1975 में जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, तो आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया, स्वतंत्रता छीन ली। ऐसा आज भी आप देखोगे, ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो कई बार जो लोग सरकार खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ चली जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार खिलाफ बोलने वालों की, क्योंकि हमारे करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये बात भी सच है। तो दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। तो लिबर्टी करने का मतलब करप्शन करना थोड़े, करप्शन करना थोड़े। इस वजह से आप देखोगे अब ये फासला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार लिबर्टी को सीमित करने के बनाए सरकार लिबर्टी छीनने की कोशिश तो नहीं कर रही है।
अब सवाल है, अगर सरकार लिबर्टी छीनने की कोशिश करे तो व्हाट इज एन ऑप्शन, हमारे पास क्या विकल्प है? अगर सरकार चाहे भाई लिबर्टी छीन ही लेंगे, हम लिबर्टी आपको नहीं देंगे, तो देन ऑप्शन आपके पास क्या है? तो आप देखोगे तब हम न्यायालय के पास जा सकते हैं, नाउ अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। अब हमने पहले बता दिया था आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है तो यहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल आ गया। इसलिए देखो, एक तरफ सिटीजन है, दूसरी सरकार है, दूसरा न्यायालय है, यही तो डेमोक्रेसी का रिलेशन है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे, सरकार बनाने वाला है नागरिक, लेकिन हकीकत की बात यह है कि वही सरकार नागरिकों के अधिकारों पर दमन करने लगती है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई देखो, अभी एमपी जाओ, जहां चुनाव हो रहा है वहां हामिद सरकार बना रहे हैं, लेकिन लोग बोलना मना कर देते हैं। तो व्हाट इज एन ऑप्शन, तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? इसलिए दोस्तों हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? लिबर्टी को लिमिट करना बुरा है? आंसर इज नो, लिबर्टी को लिमिट करना बुरा नहीं है। लिबर्टी को लिमिट करना बुरा है नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहेगा, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। प्रतिबंध क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। देयर मस्ट बी रीजनल रिस्ट्रिक्शन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यानी आपको फिर याद दिला दें, प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज्य या संसद। प्रतिबंध, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? देयर मस्ट बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अब सोचो, तार्किक प्रतिबंध, अतार्किक प्रतिबंध, बच्चों है तो बड़ा इलॉजिकल, मतलब सब्जेक्टिव है। देखो, तार्किक प्रतिबंध, कब प्रतिबंध तार्किक होगा, कब प्रतिबंध अतार्किक होगा, तो आप याद रखो दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव। ये तो अपने आप में बड़ा ही आत्मनिष्ठ है। देखो, अब कई बार दोस्तों घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों क्या कहते हैं, बड़ा मनमानी हो गया है बच्चा, ये सुनता ही नहीं किसी की, ये सुनता नहीं, बड़ा मनमानी हो गया है। अब सवाल ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, माता पिता कहते हैं हम मनमानी हो गए हैं, हमें लगता है यार हम तो मनमानी हुए ही नहीं। अब बताओ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसा? रीजनेबल, रीजनेबल कैसा? रिस्ट्रिक्शन कैसा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को हम डिफाइन करें, इसका एक मतलब नहीं है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों? जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ फिल्म पे सेंसर होता है, अमेरिका में ऐसा सेंसर नहीं होता। यानी हमारे यहाँ से ज़्यादा लिबर्टी अमेरिका में है। इसका मतलब क्या वहाँ एब्सोल्यूट है? नहीं है, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है लिबर्टी पे। तो फिर वहाँ ज़्यादा लिबर्टी है, क्यों? क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। आपको अगर सर एक लाइन में बता दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो सवाल है कि इसका उत्तर दिया जाएगा डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड स्पेस। ये समय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या रीजनेबल है और क्या रीजनेबल नहीं है। हमारे पास इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि रीजनेबल क्या है, अनरीजनेबल क्या है। ये तो समय परिस्थिति का, आपको कोई सर समय परिस्थिति पे कैसे, तो देखो जरा सारे समय परिस्थिति पे कैसे, रीजनेबल कोई ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं है। कहाँ रीजनेबल, कई बार होता ना कि कई बार सेंसर बोर्ड वाले कहते हैं ये गाना हटा दो, ये ठीक नहीं है। अभी पीपा मूवी को लेकर ये बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। और सच मानो दोस्तों, एक बार तो किशोर कुमार, 70s की बात है, एक सॉन्ग उन्होंने गाया था, फिल्म सेंसर बोर्ड ने उस सॉन्ग को परमिशन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये, इससे ऑब्सिनिटी दिखती है, इसलिए अश्लीलता दिखती है। अब सवाल है क्या अश्लीलता है, क्या सही है, क्या गलत है? दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। ये तो बड़ा डिबेटेबल है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। इसलिए अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को अगर हम परिभाषित करना चाहें, बताना चाहें, तो आप जानते हो दोस्तों, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको अलग अलग तरीके से बताता है। तो व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो तार्किक प्रतिबंध का मतलब क्या है? क्योंकि इसका कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं है, इसका तो हमारे पास सब्जेक्टिव मतलब है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन।
अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन कब रीजनेबल है कब अनरीजनेबल है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। हमारे पास तो कोई भी ऐसा वस्तु निराधार नहीं है। लेकिन ये हम कैसे तय करते हैं? पहला कि जो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है जो अभिव्यक्ति के तरीके क्या हैं। आखिर में हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, बोलने का माध्यम क्या है, और प्रतिबंध का आधार क्या है। बोलने का माध्यम क्या है, प्रतिबंध का आधार क्या है, यही बेस हमारे रीजनल रिस्ट्रिक्शन का होता है। तो अब देखोगे अभिव्यक्ति के माध्यम क्या हो सकते हैं? फिल्में। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? इन मूवीज, फिल्म। व्हाट आर द मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन? तो हमारे यहाँ मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन लगता है। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? फिल्में हो सकती हैं। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? किताब, पेपर, न्यूज़पेपर लिखना, या समाचार पत्र, समाचार पत्र पब्लिश करना, न्यूज़पेपर। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? किताब लिखना। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? सोशल मीडिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभिव्यक्ति के हर माध्यम का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, हर माध्यम। इसलिए कब क्या रीजनेबल होगा, कब क्या अनरीजनेबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। क्यों? फिल्मों का प्रभाव ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। देखो, फिल्म जिस तरीके से बिल्कुल काले घर में दिखाई जाती है, फिल्म जिस तरीके से बिल्कुल एक बंद वातावरण में दिखाई जाती है, दैट इज मोस्ट इम्पैक्टफुल। तभी आप देखो फिल्मों के हम सॉन्ग याद कर लेते हैं। बच्चों को हम कहते हैं पॉलिटी याद करो, आर्टिकल याद करो, तो उनको नहीं याद होता। फिल्म जाके देखेंगे टाइगर 3 और पता चलो उसके डायलॉग याद हो जाते हैं, क्योंकि उस तरीका ऐसा है कि फिल्म और हमारे बीच कोई आता नहीं। तो फिल्म का एक्सप्रेशन का तरीका लाजवाब है। इसका मतलब फिल्म लोगों के दिमाग पर ज़्यादा असर डालता है। तो स्वाभाविक तौर पर फिल्मों पर रिस्ट्रिक्शन के बेस अलग हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात है, तो क्या फिल्मों पर रिस्ट्रिक्शन का बेस ये हो जाएगा कि किसी समुदाय को पसंद नहीं आई? दोस्तों देखो, पसंद नापसंद एक अलग बात है। इस आधार पर हम फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। अब मान लो कोई वेजिटेरियन खाना खाने वाला है, तो नॉन वेजिटेरियन वाला कहेगा हमें पसंद नहीं आ रहा है। ये कोई आधार नहीं होता किसी की पसंद। या भाई हमारे यहाँ कई बार कहते हैं, फिर लोग फिल्म कहते हैं, लोगों कहते हैं फिल्म क्यों बंद कर दी जाए, सेंसर लगा दिया जाए, हमें पसंद नहीं आई। अरे भाई, तो अपने पसंद का फिल्म बना लो। पसंद अलग बात है, फिल्म का सेंसर कब हो सकता है, कब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो आप याद रखो, कब लगाया जा सकता है? जब वो सॉवरेंटी खिलाफ हो, संप्रभुता खिलाफ हो, पब्लिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था खिलाफ हो, तब तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ना ना हमें पसंद नहीं है, तो भाई किसने आपको मना किया, अभी जाके फिल्म बना लो। और कई बार लोग कहते हैं पद्मावत आई तो लोगों ने कहा हमारी परंपरा खिलाफ, प्रथा खिलाफ है। और पद्मावत खिलाफ तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ लोगों ने कहा जब उच्चतम न्यायालय चले गए तो न्यायपालिका ने पूछा भाई आपने फिल्म देखी है? उनका नहीं, फिल्म देखने लायक नहीं है। कमाल की बात है, बिना फिल्म देखे हमें डिसाइड कर देने फिल्म खराब है। ये क्या है? इस आधार पर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दें कि कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है अनरीजनेबल है, वो डिपेंड करेगा अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है पहला, और किसको हानि पहुंचा रहा है दूसरा। इसका मतलब है अगर अभिव्यक्ति से राष्ट्र की एकता अखंडता को हानि पहुंचाई जा रही तो रिस्ट्रिक्शन फिर तार्किक होने के मतलब अलग हो जाएंगे। अगर उससे नैतिकता की बात की जा रही फिर रीजनेबल का मतलब अलग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो किताब पर रिस्ट्रिक्शन के लिए रीजनेबल का मतलब होगा, वो रीजनेबल का मतलब फिल्मों के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि किताब का इन्फ्लुएंस कम होता है। किताब तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग तो पढ़ते हैं। और सच में किसी कोई बच्चा कह भी रहा है कि आदि पुरुष के फिल्म आए बड़े हंगामे हो गए। अब अजीब सी बात, हमारे तो ऐसी परंपरा बना ली गई है कि कहेंगे हमारे परंपरा खिलाफ है, हमारे धर्म खिलाफ है। अब ऐसा नहीं होता। अरे भाई, परंपरा खिलाफ है तो आप उसको हटा दीजिए। ये एक बार विवाद थोड़े हुआ है। अक्षय कुमार तो एक फिल्म में आ गए थे सरदार की भूमिका में, सिख समुदाय की भूमिका में, और उन्होंने फ्रेंच का दाढ़ी रखी थी। इस बात पर लोगों ने कहा फिल्म को बैन किया जाए, ये सिख धर्म का अपमान है। तो ये कोई बेस नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है
इसका मतलब है न्यूज़पेपर पर रिस्ट्रिक्शन अलग किस्म का है। अगर न्यूज़पेपर पर रिस्ट्रिक्शन हमें लगा दिया फिर डेमोक्रेसी खतरे में चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर विपक्ष की आवाज़ कौन उठाता है? अरे भाई, आप कैसे समझ पाते हैं सरकार खामियां क्या है? न्यूज़पेपर के माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर का मीडियम अलग किस्म का होता है। न्यूज़पेपर के लिए क्या तार्किक है, क्या अतार्किक है, उसके मायने बदल जाते हैं। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट होता है, सनसनी पैदा कर देती है। सोशल मीडिया तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाती है कि सोशल मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो अमिताभ बच्चन लालू प्रसाद यादव को लोगों ने कई बार मार दिया। कमाल की बात है, ऐसे न्यूज़ लिख देंगे कि अमिताभ बच्चन ये मर गए, वो ये क्या है? ये सोशल मीडिया का भी आजकल तो बड़ा यूज़ है, बड़ा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। रातों रात किसी को स्टार बनाया जा सकता है और रातों रात ही किसी को खत्म कर दिया जा सकता है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेदर रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल, तो ये सब तय किया था। पहला कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, दूसरा दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शंस के आधार क्या है, प्रतिबंध के आधार क्या है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन का मतलब है, अगर रिस्ट्रिक्शन ग्राउंड ये है कि सॉवरेंटी, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सॉवरेंटी है, पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, तो आप याद रखो न्यायपालिका का अप्रोच इस मामले में टफ होता है। तो न्यायपालिका इस मामले में फिर लीनियंट नहीं होती, नरम रुख नहीं अख्तियार करती। तो अगर फिल्म पर, समाचार पत्र पर, किताब पर इस आधार पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो देश की एकता अखंडता खिलाफ है, सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, तो रीजनेबल है। लेकिन न्यायपालिका का अप्रोच कहाँ थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जैसे मॉरलिटी, नैतिकता, सदाचार, डिसेंसी, इस आधार पे न्यायपालिका का अप्रोच थोड़ा लचीला हो जाता है। क्योंकि दोस्तों नैतिकता और सदाचार समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक जमाना था, दरअसल बच्चों देखो, एक जमाना था कि जब फिल्मों में सत्यम शिवम सुंदरम के अलावा कोई गाना नहीं होता था। पहले भगवान की बात बड़ी होती थी, आज तो फिल्मों में ऐसी सी गाने आते हैं पूछो मत। तो अब ये नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है? और सब सच मानो, नैतिकता सदाचार के मतलब अमेरिका में अलग होंगे, अफगानिस्तान में अलग होंगे, इंडिया में अलग होंगे। अच्छा, संप्रभुता का मतलब तो दुनिया में हर जगह एक ही होता है। लेकिन सच मानो इसे नैतिकता सदाचार क्या है? अब मान लो किसी ने कोई किताब लिखी और कोई न्यायपालिका में चला गया कि नैतिकता खिलाफ है, तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के मायने अलग हो जाएंगे। न्यायपालिका थोड़ा सरल रुख अख्तियार करेगा। लेकिन अगर कोई किताब लिखी गई और राष्ट्र की संप्रभुता खिलाफ है, उल्फा को प्रशंसा करने वाली है, आतंकवादियों को बड़ाई कर रही है, तो रीजनेबल का मतलब अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के मायने अलग अलग हो जाते हैं, वो एक ही जैसे नहीं होते। इसी तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में हर दिन एक नया मामला रहा है, और हर दिन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन अलग अलग होता है। हर हर दिन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रिक्शन अलग अलग होते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के एक मायने नहीं है। इसका सीधा मतलब है, आप देखोगे परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन के जो मतलब होंगे बड़ों के लिए नहीं होंगे। जो बूढ़ों के लिए है तो भाई रीजनेबल क्या होता है, देश काल के हिसाब से, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब मान लो दिल्ली में पोल्यूशन है तो बूढ़े आदमी के लिए कह दिया कि भाई आप बाहर में जाओ वॉक करने, इरीजनेबल है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कोई नहीं जाएगा, तो अनरीजनेबल है। तो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ये कंडीशन होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में। कोई बीमार है उसके लिए अलग मामला है, हेल्दी व्यक्ति अलग मामला है, यंग है अलग है, ओल्ड है अलग है, और अमेरिका में रहता है तो अलग है, इंडिया में रहता है तो अलग है। यही तो रीजनेबल के मायने अमेरिका में अलग हो जाएंगे। अमेरिका में कोई कपड़ा पहनना ना पहनना आपकी मर्जी है, इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों रीजनेबल अनरीजनेबल के मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि एक महिला ने अपनी ही बेटी के शरीर पर कुछ ऐसे टैटू बना दिए, और
अपनी ही बेटी के शरीर पे टैटू बना के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, और फिर सोशल मीडिया पे जैसे अपलोड किया, और फिर ये भी बात कही गई, फिर ये बात कही गई कि ये तो एक तरीके का ऑब्सिनिटी है, नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूडिटी एंड द ऑब्सिनिटी। न्यूड होना अलग है, ऑब्सिन होना अलग है। तो भाई आप अपने शरीर के मालिक हैं, तो कई बार तो अब देखो, अब सवाल है कि जो पेंटिंग आई मध्य प्रदेश में, तो रीजनेबल का एक मतलब नहीं होता। और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करती है कि व्हाट इज रीजनेबल, तो सुप्रीम कोर्ट दो आधार पे बात तय करती है। यानी किस आधार पे, कि पहला अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, यानी व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इस आधार पे रीजनेबल होगा। दूसरा प्रतिबंध का आधार क्या है, इस आधार पे होगा। तीसरा प्रतिबंध की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। रीजनेबल और अनरीजनेबल इस आधार पर भी होगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये तो बेस हो गया, ये तो माध्यम हो गया, मीन्स हो गया, मीडियम हो गया। अब देखोगे प्रतिबंध की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रक्रिया का मतलब है किसी फिल्म को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी फिल्म को रिस्ट्रिक्ट करना है, आप याद रखो कि पहले फिल्म देखना पड़ेगा, ये प्रोसीजर है। बिना फिल्म देखे किसी भी चीज को आप रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं कर सकते। बिना फिल्म देखे, बिना फिल्म देखे आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये अनरीजनेबल है। अरे भाई फिल्म देख तो लो, किताब पढ़ तो लो, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन की बात करो। तो सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी, उस पर हमारे यहाँ प्रतिबंध लग गया। किसी से पूछा गया भाई सलमान रुश्दी किताब का विरोध क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि सलमान रुश्दी की बुक का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें बड़ी बेकार की बात लिखी गई है। तो उसने पूछा पढ़े हो, उनका पढ़ने लायक नहीं है। ये अनरीजनेबल है। इसका प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए। प्रक्रिया हर मामले में, अगर मान लो कि किसी फिल्म को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पहले हम उसको देखेंगे, फिल्म देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कितना % काटा जाए। प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। किसी न्यूज़पेपर को हमें बताना है कि भाई आपकी ये न्यूज़ ठीक नहीं है, तो हम न्यूज़पेपर वाले को अवसर देंगे कि आप हमारे पास आइए, और उसके बाद फिर आप देख लीजिए। तीसरी बात, अगर आप देखोगे प्रक्रिया भी होना चाहिए, और रीजनेबल अनरीजनेबल इससे भी तय होता है कि प्रतिबंध की मूल तत्व क्या है, प्रतिबंध का मात्रा कितनी है। इससे भी तय होता है कि रीजनेबल अनरीजनेबल। व्हाट इज सब्सटेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इससे भी तय होता है कि प्रतिबंध की मात्रा कितनी है। अब मान लो 3 घंटे की फिल्म है, सेंसर बोर्ड ने 5 मिनट की फिल्म काट दिया, दैट इज रीजनेबल, रीजनेबल हो गया। अब पता 3 घंटे की फिल्म थी, सेंसर बोर्ड ने 2.5 घंटे की फिल्म काट दिया। अब जरा सोच के देखो, अगर 3 घंटे की फिल्म को आपने 2.5 घंटे काट दिया, अनरीजनेबल। क्योंकि आपको बता दें व्हाट वाज द पर्पज ऑफ लिमिटेशन। पर्पज ऑफ लिमिटेशन ये है कि प्रतिबंध के मिसयूज, यानी आज़ादी के मिसयूज को रोका जाए, न कि आज़ादी को, आज़ादी के मिसयूज को रोका जाए। इसलिए रीजनेबल का मतलब है कितना उस पर प्रतिबंध की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, अनुपात कितना है, प्रतिबंध की मात्रा कितनी है। इसलिए दोस्तों अब एक अजीब सी बात नहीं है कि मात्रा का मतलब है प्रतिबंध की मात्रा कितनी, अब लगा दो कि आज़ादी खत्म हो जाए। जैसे अब हमने किसी न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध लगाना है, तो हमने क्या कह दिया, आपको कोई न्यूज़ पब्लिश करने का अधिकार नहीं है। ये अनरीजनेबल है। आप ये कह सकते हो कि इस संबंध में मान लो कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो आप कह सकते हो कि सांप्रदायिक दंगे के संबंध में आप न्यूज़ नहीं छापोगे, दैट इज रीजनेबल। आपको आप न्यूज़ चैनल ही नहीं चलाओगे, अनरीजनेबल, मात्रा ज़्यादा है, आपने लिबर्टी खत्म कर दी। इसलिए अगर घर में किसी बच्चे से कहा जाए कि भाई देखो कॉलेज जाना, 1 घंटे खेल लेना, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब घर में कोई के खेलना ही मना है, अनरीजनेबल है। अब भाई अनरीजनेबल है। इसलिए अब आपसे आज आपसे कोई घर में कहे कि भाई ठीक है शराब पीना रिस्ट्रिक्शन है, तो ये रीजनेबल है। लेकिन कोई कोका कोला पीना भी रिस्ट्रिक्शन है, तो अनरीजनेबल है। इसलिए बच्चों रीजनेबल अनरीजनेबल अपने आप स्वाभाविक तौर पर बड़े सारे सब्जेक्टिव हैं, बड़े सारे सब्जेक्टिव हैं। तो ये खास बात है
कि नो देर इज नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, ये कैसे तय होता है, इसलिए कोर्ट हर मामले में अलग अलग देखता है। तो अब देखो यही पूरी लड़ाई है, यही पूरी लड़ाई है, क्योंकि आज़ादी की मांग व्यक्ति करता है, रिस्ट्रिक्शन स्टेट लेकर आता है, और स्टेट रिस्ट्रिक्शन के नाम पे कई बार आज़ादी दबाने का प्रयास करता है। अब देखो जितने भी आपके क्वेश्चन आ जाए, लिबर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, उसमें सारा डिबेट यही होता है। तो कितना भी न्यूज़ आपका करंट अफेयर का हो, कितना भी मामला, तो इसी से रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो हमें लिखना होता है कि लिबर्टी रहेगी, एब्सोल्यूट नहीं रहेगी, लेकिन लिमिटेशन रीजनेबल होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आपको एक टॉपिक खत्म होने के बाद बता देंगे, क्वेश्चन आपको टॉपिक खत्म होने के बाद बता दे, तो आपको अब फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। दैट इज आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 आपको फिर हम याद दिला दें, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, किस तरीके से नहीं है, ये इसका पूरा बेस है। लिमिटेशन लगाया जाता है, और हमने पहले बता दिया कि आर्टिकल 19 का कैसे विस्तार कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, समय समय पर ये एक्सपेंशन जुडिशरी के द्वारा किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। सूचना का अधिकार वर्ष 2003 में आया। या आप ऐसे कह लीजिए किस तरीके से आर्टिकल 19 का एक्सपेंशन कर दिया गया समय समय पर। अनुच्छेद 19 का विस्तार कैसे किया गया। और ये किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इंडियन एक्सप्रेस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस केस में कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की है, कभी स्कूल की है, हड़ताल अलग अलग होती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक तौर पर बंद क्या होता है, ये पूरे शहर को बंद कर दिया जाए। तो ये बात भारत कुमारवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ऑर्गेनाइजिंग बंद इज नॉट फंडामेंटल राइट। और ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ऑर्गेनाइजिंग बंद इज नॉट फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हड़ताल का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। हड़ताल का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हड़ताल का अधिकार, स्ट्राइक, हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि लीगल राइट है और वैधानिक अधिकार है जो विधि से प्राप्त होता है। हड़ताल का अधिकार
वैधानिक अधिकार है, इसलिए आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का विस्तार भी हुआ है। आर्टिकल 19 थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी है। अब जरा सोच देखो, अब आर्टिकल 19 से आगे बढ़ी है। अब जरा सोच के देखो कि आर्टिकल 19 की यही डेमोक्रेसी खास बात है। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 का विस्तार होता जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी कि धीरे धीरे आर्टिकल 19 आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आर्टिकल 19 आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे हमें मूल अधिकार की प्राप्त होती जाएगी। तो आर्टिकल 19 इतना ही है। आर्टिकल 19 को हम 21 के साथ, आर्टिकल 19 को 21 के साथ हम फिर रिलेटिव करेंगे, लेकिन अब रिलेशन के पहले हम जरा आर्टिकल 20 देख लें, फिर 21। और दोस्तों, अगर आर्टिकल 19 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो। आर्टिकल 19 में अभी तक जो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं फिर हम चलेंगे आर्टिकल 20 पे। चौथा में क्या लिखा है? अच्छा, वन, बंद आयोजित करना मूल अधिकार नहीं है, भारत कुमार वाद, दैट इज इन फोर्थ पॉइंट। और किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर आर्टिकल 19 से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अनुराधा भसीन, अच्छा बच्चन फिर अनुराधा का क्या लेकिन भसीन, अनुराधा भसीन। इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। हाँ, और श्रेया सिंघल केस में देखो, श्रेया सिंघल केस में बात कही गई थी कि सरकार ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। सरकार, यानी श्रेया सिंघल केस में ये बात कही गई थी, आईटी एक्ट में आया था 2000 में, तो श्रेया सिंघल केस में कही गई थी रिस्ट्रिक्शन की मात्रा अतार्किक नहीं होनी चाहिए, और हमने बता दिया कि अतार्किक का मतलब क्या है। और देखो कौशल किशोर केस में, जब हम कौशल किशोर केस की बात करते हैं तो अभी हम आर्टिकल 21 पर आएंगे, कौशल किशोर केस की बात कर देंगे। और कौशल किशोर केस का मामला भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़ता है, क्योंकि कौशल किशोर का मामला एक पार्लियामेंट से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति आज़ादी से भी संबंधित है। तो अभी हम आर्टिकल 21 पर आएंगे, तभी कौशल किशोर के मामले को आपको बता देंगे फिर। तो मुझे लगता है और कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बच्चों, जल्दी अपना सवाल पूछ लो, अगर और कोई पूछना है तब फिर हम आगे बढ़ें आर्टिकल 20 पे। अच्छा, किसी ने कहा आंसर राइटिंग कैसे करें? बच्चों एक बार फंडामेंटल खत्म हो जाना, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करें। अब किसी ने पूछा केदारनाथवादी क्या है? अरे बच्चों देखो, हर केस के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हमने पहले कहा था हम एकदम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, एक बेसिक 2-3 चीज़ें याद हो जाए। क्योंकि देखो, लॉ केदारनाथवाद में बात कही गई थी, एक तरीके से विदेश जो अगर कभी भी, जैसे सेडिशन का मामला था, सेडिशन अब जानते हो आजकल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सेडिशन का मामला, देशद्रोह का मामला, उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। केदारनाथवाद में कहा गया था कि मान लो कोई अभिव्यक्ति आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में और कोई मामला ऐसा है जिससे हमने कह दिया संप्रभुता के लिए खतरा है, अगर हमने केवल भाषण दिया और उस आज़ादी से कोई दंगा नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप में आज़ादी हमें है, देशद्रोह के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर उस भाषण से दंगा हो गया, जैसे जेएनयू में कहा गया देश की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, इसका मतलब केदारनाथवाद की बात देखा जाए तो ये देशद्रोह का मामला नहीं बनता, क्योंकि भाषण दिया गया और भाषण से कोई दंगा तो हुआ नहीं। यह है केदारनाथ केस का मामला। लेकिन दोस्तों, हर केस के पीछे मत पड़ो। हम ये कहेंगे भाई कितना केस, बहुत सारे बेसिक है, 1-2 केस देख लो, बाकी जो बहुत फंडामेंटल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि सारा केस देखने का प्रयास करोगे तो कई बार फिर असुविधा होगी, मूल केस भूल जाओगे। अच्छा, किसी बच्चे ने सूचना का अधिकार के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन किस आर्टिकल में है? तो आप याद रखो, अगर सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का पार्ट है, रिस्ट्रिक्शन तो स्वाभाविक रूप में क्लॉज 19 आर्टिकल क्लॉज 2 में होगा। सारी रिस्ट्रिक्शन आपको कहाँ है? आर्टिकल क्लॉज 19 2 से सब क्लॉज 6 तक सारे हैं। अच्छा, कई बच्चे टोटल आर्टिकल 395, अरे कई बार देखो बच्चे इस बात में कंफ्यूजन कर लेते हैं, आर्टिकल 395 है, 420 है। अरे दोस्तों, गिनने का फर्क है।
देखो आर्टिकल आर्टिकल को 1 से 395 तक ही आर्टिकल माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि 3 अब उसके पार्ट गिन लेंगे, मान लो 20 में कुछ पार्ट है वही पार्ट गिन लेंगे, सब क्लॉज अमेंडमेंट के द्वारा जुड़े, तो उस आधार पर कई लोग गिनने का फर्क है, तो उसमें डिस्प्यूट की बात नहीं है। लेकिन हकीकत की बात है, कभी भी आप संविधान के तो उठाओगे तो आज भी लास्ट वाला आर्टिकल 395 ही है, यानी 396 नंबर से कोई आर्टिकल आज तक हमारे संविधान में नहीं है। तो 396 नहीं है, 395 है। अब 395 में अमेंडमेंट के द्वारा बड़ी सारी बातें जोड़ देंगे, तो आर्टिकल 21A भी जोड़ दिया गया 86 अमेंडमेंट से। अब आर्टिकल 21A को अलग समझो या 21 का पार्ट समझो, ये डिस्प्यूट कई बार होता है। लेकिन मैं फिर बता दूं तो उसके चक्कर में मत रहो। अर्जित क्रिया आर्टिकल 44, अच्छा बच्चों आर्टिकल 44 से राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(f) हटा दिया गया। लेकिन वो कैसे हटाया गया, हम आपको आर्टिकल 31 पे कहानी बता देंगे, 31 सर बता देंगे, क्योंकि हमारे मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था। और ये पूरी कहानी क्या है, क्यों हटाया गया, ये बात हम बिल्कुल हटाएंगे। किसी बच्चे ने पूछा कि इतना डार किसी पढ़ने होते कंपलसरी टू लर्न सब क्लास, ना किसी बच्चे ने पूछा कंपलसरी टू लव सब क्लास। अरे नहीं बच्चों, एक बात देख लो, मैं फिर कहता हूँ आर्टिकल इज सेकेंडरी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो उसके चक्कर में पढ़ो ही मत, और बहुत ज़्यादा केसेस के पीछे मत छोड़ो, फंडामेंटल केस भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ो। एक आध दो याद हो गए बस, इतना सफिशिएंट है। किसी ने बच्चा देश के भीतर घूमने फिरने का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा है। अरे मेरे बच्चे, देश के भीतर घूमने फिरने का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 19, अब देखो ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए कि बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज ए में है। बी में क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार बी में आ गया। फिर सी में क्या है, समूह संगठन बनाने का अधिकार। फिर डी में क्या है, समूचे देश में निर्बाध आवागमन का अधिकार, तो आर्टिकल क्लास 19(1)(1) डी में है। अब किसी बच्चे ने पूछा क्रीमी लेयर क्या है, तो क्रीमी लेयर मैंने पहले बता दिया। अरे बच्चों, जैसे दूध की मलाई पड़ जाती है, वैसे पिछड़ी जाति में जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा आ गया है, जो आप जैसे आईएएस की तैयारी पहले कर रहे थे, आईएएस बन गए हैं, अब उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। किसी ने कहा कि किसी बच्चे ने, सर समूचे भारत में बसने का अधिकार है। नहीं बच्चों, हमारे यहाँ समूचे भारत में बसने का अधिकार है, लेकिन हर फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन है। तो अरे मेरे दोस्तों, अगर जाके झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में बस जाओगे तो वहाँ सरकार मार के भगा देगी। हर फंडामेंटल राइट में लिमिटेशन है, ये बात ध्यान रखना है। कि जाके चले गए अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ जनजातीय क्षेत्र है, और कहोगे ना यहीं अंडमान निकोबार आइलैंड में रहेंगे और यहीं जनजातीय समुदाय के साथ जिंगालाला करेंगे, तो सरकार वहाँ से भगा देगी। अरे हर फंडामेंटल राइट के साथ लिमिटेशन है। किसी ने कहा पुतला फूकने की आज़ादी है। अरे मेरे बच्चों, पुतला फूकने की आज़ादी है आपको, पुतला फूंको कुछ फूंको, लेकिन पुतला फूंक किसी को फेंको मत, जला मत दो किसी को। और पुतला संविधान का मत फूंकना, गांधी का नहीं। किसी से पूछे बच्चे अधिकार, सभी अनुच्छेद अधिकार करना जरूरी है। अरे बच्चों, अनुच्छेद चक्कर मत पढ़ो, पहले 6 से कॉन्सेप्ट याद कर लो, जितना जरूरी काम का अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे आर्टिकल 295, 155, अभी आगे मत बढ़ो थोड़ा सा। किसी बच्चे अपने पसंद की शादी किस आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं सर। अरे मेरे बच्चे, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार है। और अभी शादी वादी मत करो, पहले अच्छे से पढ़ लो। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब जरा हम आगे बढ़ेंगे। अब सर यूटी में कौन रह सकता है। अरे भाई, यूटी में हम ही आप रहते हैं, लेकिन कुछ यूटी में रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं लगता आगे बढ़ूं। अब बच्चों ने सवाल पूछ लिया आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अच्छा, फंडामेंटल राइट के जैसे आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल की बात थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, और जैसे हम फंडामेंटल राइट के आगे बढ़ेंगे तो हम आर्टिकल की बात बहुत कम करेंगे। कुल मिला के पूरे 395 आर्टिकल में हम कुल मिला के फंडामेंटल राइट के अलावा 20-25 आर्टिकल को ही बार बार यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करोगे सारे आर्टिकल भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट हो ही भूल जाओगे। अब जरा देखो, अब जरा अब हम आगे बच्चे हैं। अब आप प्रश्न थोड़ा सा रुक जाओ। अब जरा आर्टिकल 20 समझ लो। 20 ये है, आप ये बात जानते हो दोस्तों। आर्टिकल 20 को समझने से पहले हम देख लें हमारे यहाँ विधि का शासन है। आर्टिकल 20 में रूल ऑफ लॉ,
पहले बेसिक बात अगर हम बता दें आपको, हमारे यहाँ विधि का शासन है, ये बात तो हमने आर्टिकल 14 से समझ ली कि देयर इज रूल ऑफ लॉ, देयर इज रूल ऑफ लॉ। और इस रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। इसका मतलब है हमारे यहाँ पुलिस किसी को पेनलाइज नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ जो भी विधि का उल्लंघन करेगा, जुडिशरी इज इंटाइटल्ड टू पेनलाइज दैट पर्सन। तो विधि के शासन के हिसाब से न्यायालय ये घोषित करेगा कि अमुक व्यक्ति को दंड कैसे दिया जाए। ओनली जुडिशरी इज इंटाइटल्ड टू penalize the people, or judiciary is entitled to punish the individuals or citizens। अब ये बात तो केवल जुडिशरी को होगी कि वो किसी को दंड दे सकता है, पनिश कर सकता है। लेकिन जरा सोच के देखो, पनिश किसको करेगा? जिसने कोई अपराध किया है। इसका मतलब है कि अपराध किया है, अपराधियों को आर्टिकल 20 टेल्स अबाउट राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन ऑफेंसेस। राइट ऑफ प्रोटेक्शन, अब जरा एक एग्जांपल आप देखो कि मान लो कोई भी, आजकल तो आप जान रहे हो कि कई हाई प्रोफाइल केस की बात करें तो मान लो मनीष सिसोदिया, मान लो मनीष सिसोदिया है, तो एग्जांपल के तौर पे अब मनीष सिसोदिया की को न्यायालय में जेल में रखा गया है और उनके ऊपर अभी चार्ज है। चार्ज होना और दंडित होना दोनों बातें अलग है। चार्ज का मतलब चार्ज पुलिस लगाती है, राज्य लगाती है, राज्य ने चार्ज लिया है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन राज्य का ये चार्ज प्रूव होना बाकी है। और प्रूव कौन करेगा? जुडिशरी। और जुडिशरी कैसे करती है? जुडिशरी में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सारे काम करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम जनपद न्यायालय कहते हैं। और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है? व्यक्ति का ट्रायल करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मूल काम क्या है? व्यक्ति का ट्रायल करना। तो ट्रायल का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, तो चार्ज कौन लगाती है? पुलिस, इसलिए चार्ज सीट कहा जाता है, चार्ज की सीट। और दंड कौन देता है? मजिस्ट्रेट। तो जो न्यायाधीश होता है वो पुलिस के इस चार्ज को देखता है और फिर न्यायाधीश पक्ष विपक्ष की सुनता है। तो न्यायाधीश किसको सुनेगा? सिसोदिया को भी सुनेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया कहना है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। तो मनीष सिसोदिया अपने सबूत रखेंगे, अपने गवाह रखेंगे, और पुलिस अपने सबूत और अपने गवाह रखेगी। इसे कहते हैं अंडर ट्रायल। ये है कोर्ट का ट्रायल। ये कोर्ट का ट्रायल मानी बाकायदा हर पार्टी को अपने गवाह रखने का अधिकार है, हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो ये ट्रायल कहलाता है। जुडिशरी, ओनली जुडिशरी विल टेल दैट हु इज एक्यूज्ड, हु इज गिल्टी। या पुलिस कहती है कि एक्यूज कौन है और गिल्टी करना, यानी पुलिस क्या कहती है कि पुलिस कहेगी भाई ये व्यक्ति जिसके खिलाफ हमारे आरोप है, आरोप से कोई दंड सिद्ध नहीं होता, आरोप से कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता। एक्यूजिशन, एक्यूज हमने कर दिया कि अमुक ने ऐसा अपराध किया, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए जुडिशरी देखेगी और पुलिस चार्जशीट करेगी। इसको हम ट्रायल प्रोसेस कहते हैं, ट्रायल। अब सवाल इस ट्रायल में, अब मान लो कोर्ट को दंड देना है, कोर्ट दंड देते समय, पनिश करते समय जो बात ध्यान में रखेगी कि मान लो कि अब इस समय मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोप में पकड़ा गया है कि उन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, इसका मतलब है कि उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 2022 में ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस किए, मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया, और उस मनी लॉन्ड्रिंग से उन्होंने पैसा कमाया, ऐसा आरोप है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट, ही इज नॉट गिल्टी, दिस ओनली एक्यूजिशन। ये आरोप लगाया गया है। अब अगर ये आरोप लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का, तो स्वाभाविक रूप में 2022 में 2022 का उनका आरोप है। अब मान लो कि इस आरोप में उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है 5 years इफ ही प्रूव्स गिल्टी। अगर न्यायालय उनको दंड दे देता है तो उनको सजा मिलेगी 5 साल। मान लो हमने ऐसा मान लिया, वो तो बात है दंड देगा नहीं देगा। लेकिन अब मान लो कि 2022 की सजा को हम 2024 में, मान लो गवर्नमेंट फिर चुनाव जीत गई और गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम
मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम को हम संशोधन करेंगे और हम कह देंगे कि जो सज़ा 5 साल की थी उसको बढ़ाकर कर दिया हमने 5 ईयर्स की पनिशमेंट को बढ़ाकर कर दिया 10 वर्ष, 10 साल। ये हमारे यहाँ परमिसेबल नहीं है, ये खास बात है। अब इसे कहा क्या जाता है, इसलिए आर्टिकल 22 में 3 सिद्धांत हैं। तो आर्टिकल 22 किनको बसाता है, मनीष सिसोदिया को। आर्टिकल 20 किसके लिए है, जितने भी जेल में अंडर ट्रायल लोग हैं वो सब के लिए है। जो रोज रोज आपने देखा होगा कि कई बार शहर में जाइए तो एक नीली सी वैन आती है, उस वैन में लोग भर के जुडिशरी के पास जाते हैं, उस वैन में भर के जुडिशरी के पास जाते हैं। तो ये सारा कि जज उसको सुनवाई करेगा, ये सारी बात ही किसके जिम्मे है, जुडिशरी के। ये जुडिशरी तय करेगा इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन गलत है कौन सही है कौन क्या है, ये सब काम करेगा जुडिशरी। अब देखोगे दोस्तों, अब इसी बात को हम इस तरीके से देखें तो आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है फिर। आर्टिकल 20 में 3 प्रिंसिपल है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि पर प्रतिबंध। एक्स पोस्ट फैक्टो लैटिन शब्द है, ये संविधान में लिखा गया है। ये आर्टिकल 20 की बेस पे ये 3 चीजें बनी हुई हैं। इसमें लिखा गया है भूतलक्षी विधि का सिद्धांत। भूतलक्षी विधि का सिद्धांत एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भूतलक्षी विधि का सिद्धांत या एक्स पोस्ट फैक्टो, ये भूतलक्षी विधि है क्या, इसका मतलब है देखो तो भूत का मतलब अतीत, यहाँ भूत का मतलब भूत प्रेत डाइन जो आपने सुनते हैं वैसा भूत नहीं है। भूत का मतलब है यस्टरडे, कल, कल जो बीत गया वही भूत है, जो चल रहा है वर्तमान है। भूत मतलब अतीत, पास्ट, ऐसे आप समझ लो। इसका सीधा मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है लॉ फ्रॉम बैक डेट। इस तो ये मना किया गया है, क्यों मना किया गया, भूतलक्षी विधि का मतलब है कोई भी विधि निर्माण के पहले की तारीख से लागू नहीं की जाएगी। कोई भी विधि, और विशेष तौर पर क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि, कोई भी विधि निर्माण के तिथि से, अपने निर्माण के पहले की तिथि से निर्माण के पहले की तिथि से लागू नहीं होंगी। नो लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ shall not be come into force before the enactment of that law। तो बस सीधी सी बात है, मान लो कि इसका मतलब है अगर हमने कोई केस बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनाया था जादू टोना केस, तो मान लो कि जादू टोना जो विधि बनी 2014 में, तो इफ दैट इज इनेक्टेड इन 2014, वो 2014 के बाद ही 2015 से लागू होगी। इसका मतलब है एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से, अतीत से। भूतलक्षी विधि कब होगी, जब 2014 में जो लॉ बना वो 2013, 12, 10, यानी भूत लक्ष्य का मतलब एक दिन भी भूत, एक साल भी भूत, 10 साल भी भूत, 100 साल भी भूत। बैक डेट का मतलब क्या होता है, एक दिन भी बैक डेट, एक दिन भी बैक डेट, 2 दिन भी बैक डेट, 3 दिन बैक डेट, सब बैक डेट ही तो है। इसलिए कभी भी क्रिमिनल मामले में बैक डेट से कोई विधि लागू नहीं होगी। इसका फायदा यह है कि अगर आप बैक डेट से सोचो क्रिमिनल, अब आपको कैसे सिविल मामले में, यस सिविल मामले में लागू हो सकती है, मतलब टैक्सेशन बढ़ाने का अधिकार है। मान लो हम टैक्स रेट बढ़ाना चाहते हैं, 2014 में हमने कोई टैक्सेशन कानून बनाया, तो उसको हम 2012 से रिट्रोस्पेक्टिव से लागू कर सकते हैं।
एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो का मतलब होता है, ये लैटिन टर्म है, फ्रॉम बैकवर्ड डेट, फ्रॉम बैक डेट। तो मान लो कि आज आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर कोई कानून बनाकर हमने 14 अक्टूबर को लागू कर दिया, दैट इज बैक डेट, ये मना है। क्रिमिनल मामले में, इकोनॉमिक मामले में, पॉलिटिकल मामले में ऐसा लॉ लाया जा सकता है। और आप पूछो क्रिमिनल मामले में क्यों मना किया गया? क्योंकि ये आप याद रखना, ये मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मान लो कि अगर बीजेपी को गवर्नमेंट कानून बनाना है तो सोचे कि चलो भाई, मनीष सिसोदिया अगर गिल्टी हो गए तो जो कानून था उसको बदल दिया जाए और हम दूसरा कानून बदल के उसको 5 साल पहले से लागू कर दें, तो फिर तो उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है तो जरूर है उसको दंड मिलेगा, लेकिन दंड कैसे मिलेगा? भूत लक्षी विधि से नहीं। इन रूल ऑफ लॉ में भी ये ध्यान में रखा गया है कि अनरीजनेबल लॉ ना बनाया जा सके। अनरीजनेबल लॉ नहीं, लेकिन मान लो कि हम कह रहे हैं कि सारे पे कमीशन है, पे कमीशन रिकमेंडेशन दे दिया कि सबके वेतन भत्ते बढ़ा दो। जैसे मान लो प्रेसिडेंट के एक्ट हमने बढ़ा दिए कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इमॉल्यूमेंट एंड सैलरी एक्ट, तो हमने बढ़ाया उसको 2008 में, इम्प्लीमेंट कर दिया 2006 से, दैट इज परमिसेबल। वेतन भत्ता 2-3 साल पहले बढ़ा दो तो अच्छी बात है यार, अरे 2-3 साल पहले क्या और बढ़ा दो, लेकिन आपराधिक कानून नहीं। फिर आप कहोगे सर अच्छा मान लो, अगर मान लो कि अब संजय दत्त जब आर्म्स एक्ट में पकड़े गए थे, संजय दत्त आप जानते हो, बड़े फेमस एक्टर है। संजय दत्त को पकड़ा गया था AK-47 रखने के आरोप में। संजय दत्त जब आर्म्स एक्ट में पकड़े गए तो उसमें उस समय इसकी सजा थी 5 साल, जिस समय पकड़े गए थे 85 में। तो मान लो कल के लिए पार्लियामेंट इस 5 साल की सजा को 86 में, 85 में जब पकड़े गए तो 5 साल की सजा थी, 86 में पार्लियामेंट ने सजा को 3 साल कर दिया, सजा को रिड्यूस कर दिया। तो सवाल है क्या संजय दत्त को फायदा मिलेगा? संजय दत्त को पेनलाइज उस समय के लॉ से किया जाएगा या जो रिड्यूस हो गया उस समय के? उत्तर है जो रिड्यूस हो गया उस समय के। यानी अगर क्रिमिनल एक्ट में किसी भी पेनाल्टी कम कर दिया जाए तो उसका फायदा कन्विक्ट को मिलेगा, लेकिन अगर इस 5 साल की सजा को 10 साल कर दिया जाए 86 में तो उसका नुकसान संजय दत्त को नहीं होगा। ये खास बात है। इसे दोस्तों लोकतंत्र में रहने के बड़े फायदे हैं। तो हमारे किसी व्यक्ति को पेनलाइज करने के भी तमाम तरीके हैं। अब पेनलाइज भी करने में आप मनमानी नहीं कर सकते। ये कोई शहंशाहों के देश नहीं है कि जो जैसे मर्जी हो वैसे आपने किसी को पेनलाइज कर दिया। भाई हमारे यहाँ राजा महाराज चलते थे तो पता चला किसी ने सर नहीं नीचे किया, उसको सर गर्दन काट ली, और उस समय कोई प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता था। ये बात आप याद रखो, अगर 20 ना होता तो हमारे क्रिमिनल कानून हजारों हैं। क्रिमिनल कानून हमारे हजारों हैं। एक उस 1000 कानून पर एक कानून जो भारी होता है आर्टिकल 20, कि हम कोई भी क्रिमिनल मामला जिस दिन को बनाएंगे उससे प्रोस्पेक्टिव, नहीं रेट्रोस्पेक्टिव का उल्टा क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अतीत से लागू करना, किसी कानून को अतीत से लागू करना। और दूसरा शब्द होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब भविष्य से लागू करना, तो भविष्य से लागू किया जा सकता है, अतीत से बिल्कुल नहीं। और भविष्य का मतलब है एक दिन बाद, जिस दिन कानून बना उसके अगले दिन लागू करना, ये भविष्य से। एक दिन, इसका मतलब है अगर वो आगे लागू करेगा तो क्या है? प्रोस्पेक्टिव। तो हमेशा क्रिमिनल लॉ प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ये पहला भूतलक्षी विधि है। भूतलक्षी विधि का मतलब है कि कभी भी जो लॉ बनाएगा वो अपराध होने के बाद नहीं बनेगा, और उस व्यक्ति को दंड मिलेगा उतना ही जितना उस लॉ में लिखा गया था, जितना उस लॉ में लिखा गया था। अब दूसरी बात है दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, आर्टिकल 16 पहला प्रिंसिपल ये है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल ये हो गया। अब आर्टिकल आर्टिकल 20 का जो दूसरा प्रिंसिपल है
वो कहता है कि पहला भूतलक्षी विधि का निर्माण, कि मना कर दिया गया कि भैया भूतलक्षी विधि कर ही नहीं सकते। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 20 में ये भी कहा गया है कि भाई मान लो अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दे ही दिया तो इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध में 2 बार प्रोसिक्यूट और पेनलाइज नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपर्डी। आर्टिकल 20 का दूसरा प्रिंसिपल है, इसको अब आजकल हिंदी में कह सकते हैं दोहरा जोखिम, दोहरा दंड, कई शब्द हैं इसके लिए हिंदी में। प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपर्डी, आप दोहरा दंड कर सकते हैं, दोहरा जोखिम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक मुर्गी को 9 बार हलाल थोड़ी करते हैं भाई, एक मुर्गी एक बार हलाल कर दिया, खत्म हो गया। इसमें लिखा गया है कोई भी व्यक्ति, दोहरा जोखिम का मतलब है दोहरा दंड, ये अमेरिकी विधि से लिया गया है, ये यूएस लॉ से लिया गया है। और फिर हमने बताया न तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स पोस्ट फैक्टो लिखा गया है, न डबल जियोपर्डी लिखी गई है, ये सब पॉपुलर है, लैटिन है, भाषा के शब्द है। तो डबल जियोपर्डी, JEOPRDY, दोहरा जोखिम, खतरा कह लो, दोहरा दंड कह लो, जो भी कह लो, दोहरा जोखिम, दोहरा खतरा, जो भी कह लो आप। अब जरा देखो, अब अगर दोहरा जोखिम और दोहरा खतरा है तो इस बात को बच्चे ऐसे देखो कि कोई भी व्यक्ति, अब मान लो कि कोई व्यक्ति, मान लो कि मनीष सिसोदिया का नाम एक बार हमने बता ही दिया, और दूसरे व्यक्ति का नाम हम कोई ढूंढना चाहते हैं, और मान लो दूसरे व्यक्ति सलमान खान हो गए। सलमान खान के ऊपर अभी भी मनमानी वाहन चलाने का आरोप है, चिंकारा मारने का भी उनके ऊपर, टाइगर के ऊपर कई आरोप चल रहे हैं। तो अब मान लो कि उनके ऊपर, आप जानते हो कि हमारे यहाँ कोर्ट ऐसे काम करती है, नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? ट्रायल होता है, और ट्रायल का मतलब है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। इसका मतलब है पुलिस क्या करती है? पुलिस और राज्य किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करता है, यानी पुलिस और राज्य क्या करता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग लगाता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब है पुलिस ने क्या किया है? चार्जशीट फाइल करेगी, व्यक्ति पे अभियोग लगाएगी, प्रोसिक्यूशन। और फिर उसके बाद फिर न्यायाधीश उसे दंड दे सकता है। फिर पुलिस प्रोसिक्यूशन लगाएगी, व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार होगा। सलमान खान अपने सबूत रखें, उनका नहीं नहीं भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, अपने सबूत रखेंगे। अब दंड कौन देगा? न्यायालय, जज दंड देगा, प्रोसिक्यूशन एंड। अब मान लो कि सलमान खान के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का मामला, ट्रायल का मामला हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। क्रिमिनल कोर्ट का हमेशा याद रखना बच्चों, क्रिमिनल कोर्ट का पहला मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाएगा, अपील के थ्रू जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि मान लो सलमान खान को न्यायालय ने 6 महीने के दंड दे दिया, और अब 6 महीने के दंड दे दिया, तो मान लो दोबारा फिर सलमान खान चले गए न्यायालय के सामने, ना फिर से प्रोसिक्यूशन करो, फिर से देखो, क्योंकि 6 महीने का नहीं, हमें दंड मिलना ही नहीं चाहिए। और पुलिस वाले चले, आपने कहा ना 6 महीने दंड पर्याप्त नहीं है, 6 महीने ज़्यादा दंड दो। अब बड़ा मामला फंस गया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कोर्ट में तो ऐसा होता है, जिसके भी खिलाफ डिसीजन जाता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता ना, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो जैसे हम आउट हो गए, हमने कहा नो बॉल। भैया व्यक्ति का स्वभाव है, अपनी हार तो मानता नहीं कभी, तो जब जुडिशरी में भी अपनी हार हो जाएगी तो हम कहेंगे फिर से देखो, फिर से देखो। तो एक गांव में बड़ी पूजा चल रही थी, और पंडित जी पूजा सुना रहे थे, जितने भी जजमान आ रहे थे कहा पंडित जी वो फिर से सुनाओ, फिर सुनाओ। पंडित जी पूजा नहीं शुरू हो पाई, क्यों? जितने जजमान आए फिर से सुनना चाहते थे। तो अरे भाई, कोर्ट के सामने 1000 मामले हैं, एक ही मामला, सलमान खान का ही मामला कोर्ट 25 बार सुनेगा, तो बाकी का क्या काम करेगा? इसलिए 20 में लिखा गया है कि दोहरा जोखिम,
यानी इसका मतलब है नो बडी शेल बी, कोई भी व्यक्ति, चाहे सलमान खान हो चाहे कोई भी व्यक्ति, एक ही अपराध में, बात ध्यान रखने की है, एक ही अपराध में दो बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित, प्रोसिक्यूट, अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान देने की है, एक कोई व्यक्ति एक ही अपराध में 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। बात रखो, हमारे कई केस अपराधी हैं, 2 सीरियल किलर हैं। अभी कुछ दिनों पहले चार्ल्स शोभराज, जिसे बिकनी किलर के रूप में जाना, उसके ऊपर आरोप था, 30 मर्डर केस था। आपने देखा होगा बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर चारा घोटाला के एक आरोप नहीं थे, कई आरोप थे अलग अलग। इसका मतलब है अगर व्यक्ति के ऊपर 5 मर्डर के चार्ज हैं, तब वो मामला 5 तरीके से 5 बार ट्रायल होगा। लेकिन अगर कोई एक ही आरोप है, एक ही आरोप के खिलाफ एक व्यक्ति को 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो आपने कह दिया सर ये बताओ ये कौन सी बात हुई, कोर्ट ने एक बार फैसला सुना दिया, कोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं फिर दोबारा लेकर नहीं जाऊंगा? उत्तर है नहीं, आप दोबारा लेकर नहीं जाओगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट चले जाओ। आप हाई कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप नहीं कहोगे कि आप मामले की सुनवाई फिर से करो। प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, इसलिए कहा जाता है एक अपराध में एक बार अगर कोर्ट ने कुछ कह दिया, दोबारा उसी मामले को प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ना फिर मैं दोबारा उसको ले जाऊंगा, ये दैट इज नॉट परमिसिबल। भाई कोर्ट का टाइम भी तो बचेगा, नहीं तो जिसके खिलाफ डिसीजन आएगा बार बार कहेंगे, और किसी को ऐसा लगता है तो स्वाभाविक तौर पर वो ऊपर अपील कर ले, वो मना नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर ये बताओ कि ठीक है, मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, अभी तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था। अब मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर यही कहे कि इस डबल जेओपर्डी के प्रिंसिपल को लगा दे, तो दोहरा जोखिम यही है, एक अपराध में किसी व्यक्ति को 2 बार प्रोसिक्यूट या पेनलाइज नहीं किया जाएगा, यही दोहरा जोखिम है, हमारे मना किया गया है। लेकिन अब जरा सोच के देखो कि मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, एक छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर को भ्रष्टाचार के आरोप में उनको अपने विभाग से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड कर दिया गया, यह भी पनिशमेंट ही है बच्चों। लेकिन अब क्या हुआ, एक तो ये जो सस्पेंशन का खेल मामला था उनके विभाग के द्वारा, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, दैट इज डन बाय सस्पेंशन वाज एग्जीक्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, न्यायालय नहीं किया, तो एक दंड तो मिल ही गया। अब मान लो कि अब उनके मामले को फिर से ले जाया गया यहाँ पे एंटी करप्शन एक्ट में, हमारे 84 में बना हुआ है, एक दंड तो प्रशासन ने दिया, दूसरा मामला उनके खिलाफ आया एंटी करप्शन एक्ट में 84 में। जब उनके खिलाफ मामला एंटी करप्शन एक्ट में आ गया, तब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फिर मामला सुना जाएगा? भाई एक बार तो उन्होंने दंड दे ही दिया, जब एक बार दंड दे दिया प्रशासन ने, तो क्या दोबारा क्यों दंड दोगे? लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रशासन के द्वारा दिया गया दंड दोहरे जोखिम में शामिल नहीं होता। किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट और पेनलाइज नहीं किया जाएगा 2 बार न्यायालय के द्वारा। और किसी बच्चे ने पूछा 2 बार दंड, अरे मेरे बच्चे, एक बार जब एलबीडब्ल्यू आउट हो जाओगे तो एक ही बार तो आउट होगे, ये दोबारा फिर आउट देंगे, यही दोहरा दंड है। दोहरा दंड का मतलब एक मुर्गी को एक बार गला काट दिया, फिर जोड़ के फिर काट रहे हो।
तो दोहरा दंड का मतलब होता है कि एक ही अपराध में एक ही व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसीलिए, लेकिन क्या सवाल है कि मान लो कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, उसको हमने एक दंड तो दे दिया, नौकरी से निकाल दिया, और आईएएस ऑफिसर के लिए नौकरी से निकालना सबसे बड़ा दंड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया, जज ने और दंड दे दिया। भाई आईएएस अधिकारी को निकालने का काम तो फिर प्रेसिडेंट का है। मान लो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उसको नौकरी से बाहर करो, और आईएएस अधिकारी का बॉस सीधे प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री उसको सस्पेंड कर सकता है। नौकरी से बर्खास्त करने का अधिकार वो तो केवल प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको बर्खास्त कर दिया, और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको 5 साल की सजा दे दी। उसके बाद आप तो करप्शन के चारे में है। तो हमने फिर कहा, ये दोहरा दंड का मतलब है केवल न्यायालय के द्वारा दिया गया दोहरा दंड, प्रशासन के द्वारा नहीं। डबल जॉपर्डी मीन्स वो केवल दिखा रहा है कि कैसे न्यायालय दोहरा दंड नहीं देगा, प्रशासन के द्वारा दोहरा दंड दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रखने की है। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया, डबल जॉपर्डी, दोहरा जोखिम। यानी अगर आदमी ने 10, अगर मान लो सलमान खान ने 5 अपराध किया तो 5 बार उनको प्रोसिक्यूशन होगा, एक अपराध में 2 बार नहीं होगा। यही दोहरा दंड है। इसका मतलब दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। अब मान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए कोई लॉ है ही नहीं है, तो पेनलाइज नहीं हो सकता, वो दंडित हो ही नहीं सकता। इसी का हमारे यहाँ बहुत लोग फायदा उठाते हैं। तो बच्चे ने कहा कि अभी थोड़ा सा, बस जल्दी क्लास खत्म कर देंगे बच्चे, थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। अब आर्टिकल 20 का तीसरा पार्ट बता दें। तीसरा प्रिंसिपल, पहला एक्सपोज फैक्टो, दूसरा डबल जेओपर्डी, और तीसरा पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन। यानी अपने विरुद्ध गवाही देने से स्वतंत्रता। तो जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ दंड देने में कितना बचाव रखा गया है। सोच लो कितने के व्यक्ति लॉ भी किसी को दंडित करेगी, कितने सारे रिस्ट्रिक्शन, कितने इफ एंड बट रखे गए हैं। इसमें लिखा गया है अपने विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता। अपने विरुद्ध, इसका मतलब है नो बडी शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो अब जरा सोच के देखो, अगर किसी बच्चे ने प्रशासनिक, उसमें सेकंड लाइन में क्या पूछा है, प्रशासनिक एंटी करप्शन एक्ट, प्रशासनिक विभाग के नीचे लिखा गया है भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट, ये लिखा गया। अब देखोगे दोस्तों, आर्टिकल 20 में तीसरी बात क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, फिर आपको बता दें, आप फिर वही बात है, जानते हो, जब हमारे यहाँ कोई अपराधी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आता है, और आप देखो पुलिस क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है। पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, और चार्जशीट में पुलिस ये उस पर आरोप लगाएगी सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन 302, 305, यानी तमाम आधार पे, एक आधार पे। तो अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सर एक मर्डर करो या 2 मर्डर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुम लोग सामने जिंदगी पड़ी है, सब मर्डर की बात क्यों कर रहे हो। अरे 1 मर्डर करो या 2 मर्डर करो, लेकिन अगर पूछना है तो नहीं नहीं 5 मर्डर करो। अगर कोई करेगा, हमारे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर 5 मर्डर कोई करेगा तो 5 बार प्रोसिक्यूशन होगा। अब आप पूछोगे सर ये बताओ 5 बार प्रोसिक्यूशन होगा तो मान लो पांचों को सजा दी गई 14-14 साल की, तो क्या सजा कितने साल वो काटेगा, 150 साल तो किसी की उम्र हो नहीं सकती। तो बच्चों, सजा काटने का ये जज लिखता है कि मान लो किसी को 5 केस में 10-10 साल सजा हो गई, तो कुल मिलाकर सजा की मात्रा हो गई 50 साल। तो 50 साल अलग अलग काटेगा या 50 साल को 1 साल 10 साल में काटेगा,
ये जज अपने जजमेंट में लिख देता है, ये अपने जज अपने जजमेंट में लिखता है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब है कि पुलिस ने चार्जशीट कर दी, और पुलिस ने चार्जशीट के ऊपर उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि उसके ऊपर ठगी के आरोप है, उसके ऊपर किसी के धमकाने का आरोप है, ये सब आरोप लगा दिया, उसने किसी की हत्या की है। अब जरा सोच के देखो, अगर पुलिस ने ये चार्जशीट लगा दिया तो पुलिस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एविडेंस देना होगा। बात याद रखने की बात है, यानी पुलिस को गवाही देनी पड़ेगी, पुलिस को सबूत देने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा। और पुलिस को क्या सबूत देना पड़ेगा कि ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट पाए गए, उस अपराधी के फिंगरप्रिंट पाए गए, यही तो सबूत है, तभी तो पता चलेगा। पुलिस क्या कहेगी, उस घटनास्थल पर कोई कपड़े बरामद कर सकती है। पुलिस क्या करेगी, कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कॉल रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है, ये सबूत है। यानी बच्चों याद रख दो, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है एबीसी, अभी मैं ओटीटी पे मूवी देख रहा था तेलगी स्कैम 2003, तो उस तेलगी में जब एक बार नार्को टेस्ट उसका हुआ तो तेलगी ने कहा कि ये नेता इसमें शामिल थे। इसका मतलब है तेलगी कोई बात कह दे, यानी मान लो कि हमने किसी व्यक्ति को, पुलिस ने तेलगी को पकड़ा, तो पुलिस अगर जैसे ही तेलगी जज के सामने जाएगा, तेलगी जो कहेगा वही बात मानी जाएगी, न कि पुलिस। अब पुलिस, इसलिए आप देखते हो हमारे यहाँ बड़े शातिर अपराधी हो गए हैं। कई बार तो अपराधी ऐसे करते हैं, जैसे पुलिस आई वो कह देंगे सारे अपराध मैंने किए हैं। उनको पता है कि भाई अगर हम नहीं कहेंगे पुलिस पीटेगी। जैसे जज के सामने जाते हैं क्या कहते हैं, माय लॉर्ड मुझसे जबरदस्ती कहलवाया गया, मुझसे जबरदस्ती कहलवाया गया। अब आप देखोगे यही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यानी अब किसकी बात माने, तो हमारा सिद्धांत कहता है कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। नो बडी शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को दंडित एक ही आधार पर किया जा सकता है कि पुलिस सबूत इकट्ठा करे, उस व्यक्ति का बोलना, उस व्यक्ति को जबरदस्ती बुलवाना, दैट इज नॉट परमिसेबल, ये परमिसेबल नहीं है। ये बात ध्यान रखने की है। इसलिए हमारे यहाँ आप देखो दोस्तों, कई पुलिस बहुत लाचार महसूस करती है। अब देखो पुलिस क्या करे, पुलिस बेचारा अब वो इन्वेस्टिगेट भी करे, एविडेंस भी इकट्ठा करे, और हमारे यहाँ चोर बड़े शातिर हो गए हैं, चोर सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी अगर आपने कभी एक मूवी देखी होगी, उसमें लिखा था, उसमें क्राइम भी हो रहा है, वो ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्राइम हो रहा है, उस पुलिस वाला देख रहा है, फिर भी उसको पनिश नहीं कर सकता, क्यों, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए दोस्तों कई बार हमारे दिन दहाड़े मर्डर होता है, पूरा मोहल्ला देखता है, लेकिन वो व्यक्ति छूट जाता है, क्योंकि कोई सबूत देगा तभी तो, कोई कहे जा कोर्ट में कि हमने देखा, कोई कोर्ट में जाकर कहे कि हमने ऐसा किया। और कई बार तो उल्टा भी होता है, पुलिस भी जानबूझकर इतने सबूत कमजोर रखती है कि व्यक्ति छूट जाता है, वो व्यक्ति अपने आप में छूट जाता है। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि कपड़े के नीचे क्या लिखा गया है, बड़े बच्चे कॉल रिकॉर्ड, जो अपने इसलिए आजकल तो फोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ा सबूत बन गया है। इस आधार पर भी किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये इसका मतलब हमारे यहाँ इसको छूट दी गई। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति लिखित अपने फिंगरप्रिंट पर इकबालिया बयान दे, वन साइड कह दे रहा है, कन्फेस कर दे रहा है, नहीं हमने ऐसा किया है, उसको मान लिया जाएगा। लेकिन जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया। कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई पुलिस किसी गवाह को फोर्स नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 20, ये आर्टिकल 20 है। अब देखो बच्चों, अब आर्टिकल 20 के बाद शुरू होता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 के बाद 21, तो अब 21, अगर आप कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। इसका मतलब है आर्टिकल 20 में ये 3 प्रिंसिपल फिर लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 20 में 3 प्रिंसिपल हो गए कि प्रिंसिपल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रिंसिपल
ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दूसरा है प्रिंसिपल अगेंस्ट डबल जियोपर्डी। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा तेलगी क्या होता है। अरे मेरे बच्चे, तेलगी कैसा आदमी का नाम है जिसने 2003 के आसपास 30,000 करोड़ रुपए घोटाला किया था। अब्दुल करीम तेलगी, 30,000 करोड़ रुपए घोटाला किया, जिसने स्टैम्प पेपर ही छपवा दिया था, जो गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर होता है जिसमें हम जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई भी मकान लेते हैं, किराए पे लेते हैं, वो स्टैम्प पेपर उसने भिजवा दिया था। तो किसी का पुलिस को कैसे रुका जा सकता है। अरे मेरे बच्चों, तेलगी मतलब तेलुगु बोलने, और नो 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 नो, तेलगी मतलब तेलुगु बोलने वाला नहीं, तेलगी मतलब है ना व्यक्ति का नाम है जिसने ऐसा घोटाला खड़ा किया था। तेलगी, हर्षद मेहता, ये सब भारत के आइकॉन है, करप्शन आइकॉन है। अगर उनको दुनिया में देखो तो कमाल की बात है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा नार्को टेस्ट क्या है। नार्कोटिक्स बच्चे, एक ऐसा केमिकल शरीर में डाला जाता है जिससे व्यक्ति, ऐसा माना जाता है, सही सही बोलने लगता है, जिससे उसकी याददाश्त थोड़ी सी पीछे चली जाती है और उसके सही सही बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक एक से वो झूठे लोग हैं कि उनके ऊपर नार्को टेस्ट भी सफल नहीं हो पाता। तो नार्को टेस्ट लेकिन आज भी हमारे कोर्ट में सबूत के रूप में एडमिसेबल नहीं है। इसे दोस्तों देखो, किसी व्यक्ति को आप पेनलाइज करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केवल हम सबूत ले पकड़ लें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबूत भी एडमिसेबल होना चाहिए। अच्छा हाँ, किसी व्यक्ति ने सही, किसी बच्चे ने कहा है कि स्कैम 2003, ये पूरा उस मूवी का मतलब है। तो किसी बच्चे ने, सर तब उसका क्या हुआ था, तेली का, तेली क्या हुआ था, कभी कहानी बता देंगे, अभी तेली के चक्कर मत पड़ जाओ। अब आज के लिए इतना ही क्लास है। आर्टिकल 21 हम करेंगे कल से, या आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक देके आर्टिकल थोड़ा और भी क्लास कर सकते हैं, तो जैसा बच्चे कहेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही।